नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं अपनी जो पहली प्रश्नावली है उसके लिए पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो था उसमें आपने देखा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के बारे में बात की थी और उसकी प्रश्नावली के संदर्भ में कुछ मुख्य शब्दावली के बारे में हमने चर्चा की थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 के बारे में। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। दर्शाइए कि इसका मतलब है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसका फॉर्मेट 4q + 1 या 4q + 3 ऐसा ही होगा। अब ये सिद्ध करने के लिए फिर अपने को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग करेंगे अपन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो था उससे पहले अपन एक बात लिख सकते हैं कि अपन मान लें कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये जो ए हमने माना है ये किस अकॉर्डिंग माना है कि आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, ए बराबर BQ + R। तो यहां ये जो है ये कोई पूर्णांक है जिसको संकेत हमने ए दे रखा है। तो ये चीज अपने को माननी है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, और ये जो भाषा है ये अपने को प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखनी है। यहां से धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसके बाद में बी की वैल्यू अपन लिखेंगे। बी की वैल्यू अपने को माननी नहीं है, बी की वैल्यू अपने को आपके क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। अब वो कैसे पता करें, देखो यहां आप देखिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मेट था a बराबर BQ, तो आप ये देखिए कि इस Q के गुणा में कौन आ रहा है, B आ रहा है। इसका मतलब यहां पर Q के गुणा में जो आ रहा है उसको क्या मानना है, B मानना है। अब चाहे वो चाहे यहां देख लीजिए चाहे यहां देख लीजिए, वहां देखेंगे तो भी Q के गुणा में 4 आ रहा है, यहां Q के गुणा में B आ रहा है। इसका मतलब Q के गुणा में जो आएगा उसको B मानेंगे, तो इसलिए B का मान 4 हो गया। तो ये अपने को प्रश्न में मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। इसके बाद में Q आता है। ये जो Q है ये अपने को मानने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज आपके प्रश्न में दे रखी है। आपके इस प्रश्न में कहीं आगे लिखा हुआ है जहां Q एक पूर्णांक है, जहां Q एक पूर्णांक है, तो ये चीज अपने को बता रखी है। फिर ये बच गया R। R क्या होता है, शेषफल। ये वैल्यू अपने को खुद को यहां बनानी पड़ेगी। R की वैल्यू 0 हो सकती है। R क्या होता है, शेषफल, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि 0 तो होगा लेकिन उसके अलावा R के क्या क्या मान हो सकते हैं, उसका पता कहां से चलेगा, B के मान से। B का जितना मान अपने को दे रखा है उसमें से 1 घटा दो। अब 4 में से 1 घटाने पे कितना आता है, 3 आता है। तो इसका मान 3 तक लिखना है, 1 2 3। एक बार यहां तक की बात दोबारा क्लियर कर देता हूं मैं।
मैंने पहले लिख दिया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मेट क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ शुरुआत में जो ये a दे रखा है ये चीज़ अपने को माननी पड़ती है, ठीक है। माना a कोई, अब इसके आगे क्या लिखना है, ये यहाँ क्वेश्चन से लिखना है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए आगे देखना, आप b का मान देखना है इसमें, ये b, तो आप देख रहे हैं इस q के गुणा में कौन आ रहा है, b आ रहा है, तो ये चीज़ आपको प्रश्न में मिलेगी। यहाँ q के गुणा में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये b है, तो b की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 4, तभी मैंने लिखा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही लिखा है। r का मान कितना होगा, r का मान सबसे पहले हम लिखेंगे 0। अब उसको कहाँ तक लिखना है, जितना b का मान है, b का मान कितना है यहाँ 4 है, तो उसमें से 1 घटा दो, 3 बचेगा, तो यहाँ r का मान 3 तक आएगा। तो r का मान हो गया 0 1 2 3। अब देखो फिर मैंने क्या कहा था कि आपका ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का संबंध है, इसमें एक बार आप केवल b की वैल्यू रखो, केवल इस b की वैल्यू, बाकी इसको ऐसा कैसा नोट कर दो, a बराबर b की जगह हम कितना लिखेंगे 4। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, a बराबर b की जगह 4 लिख दिया, आगे ऐसा कैसा नोट कर दो, ये लीजिए नोट कर दिया। इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाना है, और अब लिखेंगे r का मान रखेंगे इस समीकरण नंबर 1 में बारी बारी से, एक बार 0 1 2 3 बारी बारी से ये मान रखेंगे। तो r बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ से स्टार्ट करो, a बराबर 4q, हमें तो केवल r की जगह रखना है, कितना 0। दोबारा सुनिए, ये a ऐसा कैसा नोट किया, 4q को वैसा कैसा नोट करना है, केवल r का मान रखना है इस r का, बाकी कुछ नहीं करना है। r की जगह 0 लिखा। अब आप जानते हो 0 जब इसमें जुड़ेगा तो क्या आएगा, ये 4q ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में r बराबर 1 रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वही समीकरण नंबर 1 में रखना है। r के जितने भी मान है वो सबके सब मान कहाँ रखे जाएंगे, इस समीकरण नंबर 1 में ही रखने हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलो रखते हैं, यहाँ से फिर स्टार्ट करो, a बराबर ये 4q प्लस r की जगह 1। अब मैंने फिर बता रहा हूँ, यहाँ बहुत ध्यान में रखने योग्य बात है कि 4q, ये q एक अज्ञात राशि है और ये 1 है, ये ज्ञात है। ज्ञात और अज्ञात आपस में जुड़ेंगी नहीं, इसलिए इस 1 को अलग ही रखना है। कोई विद्यार्थी इस 1 को इस 4 में नहीं जोड़ दे, वो सीधा जोड़ दे 5, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये अलग ही रहेगा, इतना ही रहेगा। अब अपन r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर स्टार्ट करो, a बराबर 4q प्लस r की जगह हम रखेंगे 2, ठीक है। इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, ना होगा ही, इसको इतना ही छोड़ेंगे अपन। अब r बराबर 3 रखेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये बात माइंड में सेट कर दीजिए कि r के जितने भी मान अपने यहाँ लिखे हैं वो सब के सब मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। r का मान 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2 में रख, फिर r बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर r बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रख, सब के सब r के मान समीकरण नंबर 1 में रखे जाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ से फिर स्टार्ट करो, a बराबर 4q प्लस r की जगह हम रखेंगे 3। अब r का एक मान और बच गया, कौन सा, r बराबर, अच्छा सब रखे गए, ठीक है। r का मान 0 हमने यहाँ रख दिया था, 1 रख दिया, 2 रखे, r बराबर 3 भी रख दिया। अब देखो थोड़ा सा चेक करते हैं अपन, यहाँ पर हमें मिली थी वैल्यू 4q, तो आपको मैं बता दूँ, ये जो 4q है इसमें 2 का भाग जाता है, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, इसका मतलब इसमें 2 का भाग चला गया, तो ये संख्या तो हो गई सम, ठीक है। तो ये तो सम हो गई। अब देखो यहाँ यदि अपन करें तो 4q जो था, मैं एक बात बता दूं, 4q को हम चेक कर चुके हैं यहाँ कि 4q क्या है, सम है, और किसी भी सम संख्या में
1 जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है? विषम। कैसे? जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आपके पास में 6 है। 6 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। उसमें आप 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। 7 कैसी संख्या है? विषम। ठीक है ना। तो यहां ये जो 4q है ये हमने यहां चेक कर लिया, सम है, और सम में यदि 1 जोड़ दिया तो ये क्या आएगा? विषम। तो यह आपका हो गया विषम। ठीक। फिर यहां देखो 4q को हमने यहां चेक कर लिया था, कैसा है? सम। और किसी भी सम संख्या में यदि 2 जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि अगली जो सम संख्या होती है, कोई भी 2 संख्याओं सम संख्याओं में 2 का ही अंतर होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, इनमें कितने कितने का अंतर चल रहा है? 2 का। इसलिए सम संख्या में यदि 2 जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या है? सम ही है। तो ये भी सम ही है। ये अपनी संख्या कैसी हो गई? सम। ठीक। 4q को चेक किया था हमने, यहां सम, और किसी भी सम संख्या में 3 जोड़ने पर क्या आएगा? विषम। या ऐसे समझ लीजिए, यहां से 2 कॉमन नहीं आता है। ये जो 4q + 3 है, इसमें यदि अपन 2 का भाग लगाना चाहें तो 2 यहां 4 से सीधा नहीं कटेगा, तभी कट सकता है जब दोनों में से यहां से 2 कॉमन आए, और 2 कॉमन आ नहीं रहे, इसलिए कटेगा नहीं। नहीं कटेगा तो फिर ये सम हुआ या विषम हुआ? भाई 2 का भाग नहीं जा रहा है ना, तो ये विषम हो गया। ये आपका हो गया विषम। अच्छा, प्रश्न में सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया था, एक बार देखिए आप। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, कि विषम पूर्णांक का वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए? 4q + 1 या 4q + 3? यहां देखो आप, ये तो सम है, अपने को तो विषम देखना है केवल। ये विषम 4q + 1, फिर विषम देखना है 4q + 3। यदि प्रश्न में वो सम के लिए बोल देता अपने को, तो हम किसको चेक करते? केवल इसको, 4q ये सम है और इसको। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो विषम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां देखो विषम जहां हमने लिखा है वो क्या है? इस फॉर्मेट में ही है, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में। ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और आपको ये बता दूं, सिद्ध करने वाली जो बात होती है, वो उत्तर बड़ा अपने सामने, सिद्ध करने वाली जो बात होती है वो बिल्कुल 101% करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ जो भी वो बात बोल रहे हैं वो बात तो सही तो है, हमें तो केवल उस प्रक्रिया से गुजरना था, तो हमने ये प्रक्रिया से गुजर गए। अब आपको यदि यहाँ पर आप माइंड नहीं लगा पाते हो कि भाई कौन सम है कौन विषम है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ जो दे रखा है वो पक्का ही वैसा ही होगा। यदि यहाँ आपको 4q + 1 और 4q + 3 को विषम बता रखा तो विषम ही होगा, बाकी सब सम होंगे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पता नहीं चलता है तो आप डायरेक्ट प्रश्न से देख लीजिए, क्योंकि उनके आंसर अपने को वहाँ दे रखे हैं, और वहाँ से आप डायरेक्ट अंदाजा लगा लीजिए कि कौन विषम है कौन सम है। और अब अंत में अपने को क्या लिखना है? ये जो दर्शाइए कि ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह लिखना है अतः है, और ये लिख करके इसके आगे ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो पूरी की पूरी सेंटेंस आपको नोट करना है कि अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हमारा जो पिछला जो वीडियो था पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की बात की है, उसको आप एक बार गौर से देखेंगे। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं, वो भी ठीक वैसा ही है। ठीक है ना। अब देखिए, अब अपना एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो आप अपने बुक में जैसे पढ़ेंगे तो उसकी भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो देखिए आप किस प्रकार से है। एग्जाम्पल नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फी है। बादाम की बर्फी है, वह इनकी ऐसी
ढेरियां बनाना चाहती है, कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या समान रहे। समान का मतलब आप समझ रहे हैं, बराबर रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए, उसे प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। ये आपका उदाहरण नंबर 4 है। अब देखो विद्यार्थी, उदाहरण नंबर जो 4 है उसकी भाषा जो देख रहे हैं, सेंटेंस देख रहे हैं, आपको काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। ये दिखने में बड़ा है, आंसर बिल्कुल छोटा आएगा और सॉल्यूशन भी इसका कठिन नहीं है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि इसमें मुझे दिया क्या गया है और पूछा क्या जा रहा है। तो एक बार इसको अपने फिर से इसको पढ़ते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। तो यहाँ तक कि सेंटेंस में हम समझ गए कि उसमें उसके पास 2 प्रकार की बर्फियाँ हैं। कुछ काजू की बर्फियाँ हैं जिनकी संख्या 420 बता रखी है, और कुछ बादाम की बर्फी है जिनकी संख्या 130 बता रखी है। आगे देखिए आप, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है। ढेरी का मतलब डिगड़ियाँ, ठीक है, ढेरी बनाते हैं इस प्रकार से, कोई भी चीज़ को इकट्ठा कर देते हैं ना एक जगह, तो वो उसकी ढेरी बन जाती है। तो वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संख्या बराबर रहे। ये बात अपने को माइंड में नोट करनी है, क्योंकि इसी से अपने को ये पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, आगे देखिए, ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। देखो जो ढेरियां बनाई जा रही है परात में, न्यूनतम स्थान घेरे करें मतलब उसमें कम से कम जगह कवर करे परात में। तो कोई भी डेयरी है वो कम से कम जगह तभी लेगी जब उस डेयरी में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ रखी जा सके। देखो इस न्यूनतम शब्द को समझना जरूरी है। न्यूनतम किसके लिए आ रहा है? उसे प्रत्येक ढेरी में न्यूनतम स्थान घेरें, जगह के लिए बोल रहा है कि जगह तो कम से कम लेनी चाहिए। जब हम डेयरी बनाएंगे परात में तो वो जगह तो कम से कम लें, लेकिन जगह कम से कम कब लेगी? जब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो? अधिकतम हो। तो यहाँ एक चीज छुपी हुई है, न्यूनतम जो चीज बोली गई है वो बोली गई है जगह के लिए, लेकिन बर्फियों की संख्या ना वो क्या होनी चाहिए? अधिकतम। बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए? अधिकतम। और वीडियो के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि एक शब्द आता है महत्तम। महत्तम का मतलब होता है अधिकतम बोल दो चाहे, अपन बोलते हैं ना मैस है, मैं का मतलब होता है महत्तम। और महत्तम को क्या क्या बोला जा सकता है? अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा। तो ऐसे शब्द यदि कहीं पे आ जाते हैं, अधिकतम आ जाए या बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब वो बात कर रहा है महत्तम की। और महत्तम की बात कर रहा है इसका मतलब मैसा की बात हो रही है। वो तो आप समझ गए होंगे कि दी गई संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? मैस है, अर्थात HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो HCF किनका ज्ञात करना अपने को? जो प्रश्न में संख्याएं दी गई थी। तो आपके प्रश्न में कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? एक तो 420,
ठीक है। तो दो संख्याएं दी गई अपने को, काजू की बर्फियां और बादाम की बर्फियां। आपके इस क्वेश्चन में काजू की बर्फियां और बादाम की बर्फियां दो संख्याएं दी गई है, ठीक है। तो काजू की बर्फियां हैं 420 और बादाम की बर्फियां 130। इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना अपने को, HCF। एक बार विद्यार्थियों फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न को पढ़ने से कैसे पता चला कि भाई मुझे HCF ही ज्ञात करना है। तो जैसे ही हमने अभी भी प्रश्न नोट किया था तो उसमें मैंने अंडरलाइन की थी कि संख्या समान रहे। तो एक तो इस बात को अपने को माइंड में नोट करना है, यदि किसी प्रश्न में बात आ जाए कि संख्या समान रहे या बराबर रहे। दूसरी बात उसने ये बोला था कि जब ढेरी बनाना चाहते हैं स्थान न्यूनतम घेरे, मतलब जगह कम से कम लेनी चाहिए, तो ढेरी में बर्फियों की संख्या ज़्यादा आएगी तभी जगह कम होगी। तो बर्फियों की संख्या अधिकतम बोल रहा है, वो चीज़ उस प्रश्न में छुपी हुई है। या क्लियर कट एक ही बात बता दूं, किसी भी प्रश्न में ये बात आ जाए कि प्रत्येक ढेरी में या प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक स्तंभ में संख्या समान रहे, एक चीज़ को आप नोट कर दो बस, प्रत्येक ढेरी में संख्या समान रहे, ऐसा नाम यदि आ गया तो ये समझ लीजिए हमें HCF ही ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब देखिए HCF ज्ञात करने के लिए अपने को कौन सी विधि यूज लेनी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके लिए अपन स्टेप फर्स्ट, मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 में बताया था कि जो दो संख्याएं दी जाती हैं अपने को, उसमें बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी और छोटी संख्या बाद में। ये बात आप जरूर ध्यान दें। और अब क्या करना है, इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना है। 420 में 130 का भाग लगाना है। अब भाग कैसे लगाएं, 130 का पहाड़ा नहीं आता है ना, तो 130 का पहाड़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले 13 का पहाड़ा लिख दो, 26, 3 बार बोलेंगे 39, 4 बार बोलेंगे 52, और ये शून्य आ रहा तो शून्य लगाते जाओ। ये लो जी, 130 का पहाड़ा बन गया। 130 का पहाड़ा कैसे बना, 13 का पहाड़ा लिख दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52। अब यहाँ जीरो आ रहा है तो आप भी जीरो लगा दो, 130 का पहाड़ा बन गया। अब देखिए ये जो 420 है, इसमें 130 का भाग कितनी बार जा सकता है, ये अभी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब 4 बार भाग नहीं जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो यहाँ लिख दो 3 और यहाँ लिखेंगे 390, घटा लो, घटाने के बाद में यहाँ अपने पास में बच गया 30। अब आगे इसमें भाग नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और भागफल अपना कितना प्राप्त हुआ 3, वो यहाँ 3 लिखेंगे। अब लगाएंगे प्लस का चिन्ह और शेषफल लिखेंगे। ध्यान देना, भागफल जितना आया है उसको यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के लिखना है और शेषफल जितना आया है उसको प्लस का चिन्ह लगा के लिखना है। अभी अपना शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो ये प्रक्रिया अपने को आगे बढ़ानी है। तो स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड में कौन सी संख्याओं को काम में लेना है, आप अपने वीडियो जो था पार्ट फर्स्ट वाला इस प्रश्नावली का, उसमें जाके आप पहले उदाहरण को गौर से देखना, आपको पता चलेगा। मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में पहली संख्या और लास्ट की संख्या उसको काम में लेना है। तो इसमें बड़ी संख्या पहले आ जाएगी और छोटी संख्या बाद में आ जाएगी। तो अब क्या करना है, 130 में 30 का भाग लगाना है। 130 में 30 का भाग लगाना है। 30 का पहाड़ा आता है, ये लीजिए 30 का पहाड़ा, 30 का पहाड़ा बन गया, ये बन गया। 30 का पहाड़ा नहीं आता कोई बात नहीं, 3 का पहाड़ा आता होगा, 3 6 9 12 और उसके आगे 0 0 लगा दो, ये लो 30 का पहाड़ा बन गया। तो देखो ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। यदि 5 बार बात करें तो 150, ये तो ज़्यादा चला जाएगा। इसका मतलब भाग कितनी बार जा सकता है, 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 4, 120, यहाँ बच गया 10, लेकिन शेषफल तो 0 नहीं आया। तो अपना भागफल कितना है, 4। भागफल के पहले यहाँ चिन्ह कौन सा लगाएंगे, गुणा, ये 4।
अब अपने को शेषफल लिखना है, ये शेषफल लिख दिया, लेकिन शेषफल के पहले चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का। अगली स्टेप में आप समझ गए होंगे कि कौन सी संख्याओं को काम में लेना है, बराबर के इधर पहली संख्या और लास्ट की संख्या। 30 बराबर 10। अब 30 में 10 का भाग लगाना है, ये लीजिए 10 का पहाड़ा सबसे कठिन पहाड़ा है, क्यों? और 10 का पहाड़ा, जिसको कोई पहाड़ा नहीं आता उसको 10 का पहाड़ा जरूर आता है, कठिन हो गया ना। 10 का पहाड़ा कठिन है, समझ गए आप, चलो कोई बात नहीं, पहाड़ा कठिन नहीं है। 10 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 10 3 30, और अब शेषफल आ गया 0। अब अपना काम समाप्त हो गया है, घबराना नहीं है। तो अपना भागफल जो आया था 3, यहाँ वो गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे, प्लस शेषफल जो आया वो यहाँ लिखेंगे। अब ये प्रक्रिया तो समाप्त हो गई, देखो 3 स्टेप में काम बन गया। तो कोई ये विद्यार्थी घबराए नहीं भाई कितनी स्टेप करने पड़ेंगे, कभी कभी तो एक ही स्टेप में काम चल जाएगा, कभी 2 स्टेप में काम चलेगा, कभी 3 स्टेप है, लगभग 5 या 6 स्टेप में तो प्रत्येक प्रश्न हल हो जाता है। तो बिल्कुल भी अपने को घबराना नहीं है। अब देखो आपने लास्ट में भाग किसका लगाया, इसको ऐसे बोल के देखना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसा ही है ना। भाज्य बराबर भाजक, ये कौन है आपका, भाजक है, ठीक है। शेषफल 0 आ गया तो आगे तो काम करना नहीं है, और यही आपका क्या है, HCF। तो आपका HCF है 30। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि इसमें HCF अपना कितना मिलेगा अपने को, 10, सॉरी HCF अपने को कितना मिला, 10 मिला। और आपके प्रश्न में पूछा गया था कि उसको प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, यही आपका जवाब है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होगी, 10। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हम देख रहे थे वहाँ से तो हमें लग रहा था कि यार ये तो काफ़ी कठिन है, कठिन नहीं था। उसमें 2 बातें समझनी थी कि मुझे संख्या कौन कौन सी दी गई है, तो वो काजू की बर्फियाँ, बादाम की बर्फियाँ, बर्फियों के नाम से तुम बड़े खुश हो जाते होंगे, तो ये तो आप जाने गए होंगे, 420 130। अच्छा, ज्ञात क्या करना, ये HCF का पता कैसे चला अपने को, कि उस प्रश्न को जैसे ही आप पढ़ रहे थे तो बीच में एक लाइन आई थी कि वह प्रत्येक ढेरी में समान संख्या में बर्फियाँ जमाना चाहती है, मतलब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। वो जो लाइन है वो मैंने क्वेश्चन में अभी अंडरलाइन की थी, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बर्फियों की संख्या समान रहे। दूसरी बात, स्थान न्यूनतम, जगह न्यूनतम है तो उसमें चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ रखनी है, तो बर्फियों की संख्या, बात तो बर्फियों की हो रही है ना, तो स्थान तो कम से कम हो लेकिन बर्फियों की संख्या अधिकतम हो। तो 2 चीज़ें आ गई, संख्या समान रहे और अधिकतम। उसके लिए मैंने बताया था महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, तो आप समझ लीजिए मैसे की बात हो रही है, मैसे अधिकतम, बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब है मैसे, और मैसे का मतलब HCF। अब आप समझ गए कि यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से हम HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, उसका आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जिस भी विद्यार्थी ने, जिस भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके सामने वाला जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी आप दबा दें, ताकि आपके पास में हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ जाए और आप नए नए वीडियोज़ से बेनिफिट ले पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आपके दनादन शेयर से ही हम लोगों को आगे हम बढ़ पाएंगे। थैंक यू।